गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इतिहास विषय में अध्याय 10 प्रांतीय राज्यों का युग इस पाठ को पढ़ेंगे। यह जो प्रांतीय राज्यों का युग था 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक रहा है। जैसा कि मैंने आप लोग को हर पाठ में पढ़ाते समय बताया है कि ईस्वी का मतलब क्या होता है और ईसा पूर्व का मतलब क्या होता है। ईस्वी मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय और ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। तो हम लोग जो अभी प्रांतीय राज्यों का युग जो कि 500 ईस्वी से 700 ईस्वी तक रहा है, यह ईसा मसीह के जन्म के पहले की समय की बात है। तो पाठ यहाँ से शुरू करते हैं। गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद उत्तर भारत में कई छोटे छोटे राज्य हुए। इस पाठ के पहले हम गुप्त वंश के बारे में पढ़ रहे थे, समुद्रगुप्त वाला। तो उस वंश के समाप्त होने के बाद में उत्तर भारत जो है कई छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। एक तरफ कुछ नए छोटे राज्य उभरे तो दूसरे तरफ कुछ पुराने राज्यों ने जो गुप्त राज्यों के अधीन थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया। गुप्त वंश समाप्त जब हुआ तब कई छोटे छोटे राज्य उभर रहे थे, तो जो गुप्त वंश के अधीन राजा थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया। ये राज्य अपना प्रभुत्व बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे। साम्राज्य विस्तार करने के लिए जैसे कि लड़ते थे, वैसे ही यहाँ पर जो छोटे छोटे राज्य हुए वो भी अपना प्रभुत्व, अपनी संपन्नता बढ़ाने के लिए एक दूसरे से लड़ते थे। इस काल के राज्यों में उत्तर भारत का वर्धन और दक्षिण भारत के चालुक्य एवं पल्लव वंश प्रमुख हैं। और इस समय जो प्रांतीय राज्यों का जो युग था, जब छोटे छोटे राज्य उभरे थे, कई राज्य जो थे जिन्होंने जो गुप्त राजाओं के अधीन थे उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे ही इस काल में जो राज्य थे, जो उत्तर भारत में था वर्धन, दक्षिण भारत में चालुक्य था और पल्लव वंश था। इस पाठ में हम इन्हीं राज्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं हर्षवर्धन। वर्धन काल के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। हर्षवर्धन कौन था, हर्षवर्धन ने क्या क्या किया, पहले इसे देखते हैं। ठीक है। हर्षवर्धन का समय जो था वह 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक रहा। 606 से 647 ईस्वी तक रहा है। गुप्त वंश के पतन के लगभग 100 साल बाद, जब गुप्त वंश समाप्त हो गया उसके 100 साल बाद एक नए राज्य का उदय हुआ। दिल्ली के पास थानेश्वर नामक जगह पर इस राज्य की राजधानी थी। इसी राज्य में हर्षवर्धन नाम का एक प्रसिद्ध राजा हुआ जिसे हर्ष के नाम से जाना जाता है। वह 606 ईस्वी के आसपास थानेश्वर के सिंहासन पर बैठा। हम लोग अभी वर्धन काल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गुप्त वंश जब समाप्त हो गया था उसके 100 साल बाद एक राज्य का उदय हुआ और दिल्ली के पास में जो थानेश्वर नाम का एक जगह था वह जो वर्धन की राजधानी थी और यही राज्य में हर्षवर्धन जो था वहाँ का राजा हुआ। और इसका समय क्या था, 606 से 647 ईस्वी तक। और 606 ईस्वी के आसपास ही थानेश्वर के सिंहासन पर जो हर्षवर्धन था वह बैठा, जो कि एक शक्तिशाली शासक था और उसने गुप्त वंश की तरह उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने का प्रयास किया। उसने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को जीत लिया, लेकिन जब उसने दक्षिण के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो चालुक्य वंश का राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उसे रोक दिया, है ना, उसे रोक दिया। उसके बाद क्या हुआ देखिए। हर्ष का साम्राज्य जो था वो पंजाब से उड़ीसा तक फैला था।
उसने आगे चलकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाई, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के बीच में पड़ता था। 41 वर्ष तक शासन करने के बाद 647 ईस्वी में हर्ष की मृत्यु हो गई। अब देखिए यहाँ क्या क्या बताया जा रहा है। आप अपनी बुक में यहाँ पर देख भी सकते हैं, सम्राट हर्षवर्धन का दिया हुआ है फोटो, है ना। हर्ष का साम्राज्य जो था उड़ीसा तक फैला था और उसने कन्नौज को भी अपनी राजधानी बना ली थी, क्योंकि कन्नौज जो था उसके राज्य के बीच में पड़ता था। 41 वर्ष तक शासन करने के बाद में 647 में हर्ष की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद में हर्ष ने जिन राज्यों को जीता उसे कर देते थे। हर्ष ने जिन राज्यों को जीता था वे उसे कर देते थे। ये पुराने समय से चला आ रहा है ना, कि जो भी राजा जीत जाता था जिस राज्य को, उसे वह कर देता था। वैसे ही यहाँ पर भी कर दे रहा था। उसके बाद क्या हुआ, और जब वह युद्ध करता था तो उसकी सहायता के लिए के लिए अपने सैनिक भेजते थे। मतलब हारा हुआ जो भी राजा रहता था, है ना, उसे कर तो देना पड़ता था जीते हुए राजा को, लेकिन साथ में ये भी करना पड़ता था कि जब वह राजा युद्ध के लिए जाता था तो अपनी सेना उसे राजा की सहायता के लिए भेजनी भी पड़ती थी। वे हर्ष के अधीन तो थे, लेकिन अपने राज्य पर स्वयं शासन करते थे। मतलब कि जो भी हारा हुआ राजा रहता था, हर्ष के अधीन होने के साथ साथ में उसका राज्य जो था वहाँ वह स्वयं शासक होता था। अपने मामलों के निर्णय भी स्वयं लेता था। उसे इतनी आज़ादी मतलब हर्ष के द्वारा दी गई थी कि कोई भी अगर उसको निर्णय लेना होता था तो वो हर्ष के पर आश्रित नहीं था, वो अपने निर्णय स्वयं लेता था। संस्कृत का प्रसिद्ध विद्वान बाणभट्ट हर्ष का दरबारी कवि था। उसके द्वारा रचित हर्षचरित, इसमें हर्ष की जीवनी के साथ उस समय के शहर, गांव, जंगल आदि का वर्णन आया था। उसने भारत के विभिन्न बौद्ध तीर्थों व विहारों की यात्रा की अनुभव का विस्तृत संस्मरण लिखा है। ह्वेनसांग जो कि एक चीनी यात्री था, है ना, चीनी यात्री था और साथ में बौद्ध भिक्षु भी था। चीनी यात्री यानी कि बौद्ध भिक्षु था और चीन से वह आया था, और उसने बौद्ध तीर्थों और जो भी विहार थे वहाँ उन्होंने यात्रा की। वहाँ रहकर बौद्ध धर्मों का, बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया और उसके बाद उसने अपना जो भी अनुभव रहा है उसका संस्मरण यानी कि उसकी स्मृति में जो कुछ भी रहा है उसको उसने विस्तारपूर्वक लिखा था। इससे हमें उन दिनों के बारे में काफ़ी जानकारी मिलती है। हर्ष विद्वान तथा विद्या का संरक्षक था। उसने संस्कृत में रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका नामक नाटक लिखे थे। हर्ष जो था बौद्ध भिक्षु तो था ही, साथ में वह विद्वान भी था, विद्या का संरक्षक भी था, और वह संस्कृत में रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका नामक नाटक भी लिखा हुआ था। हर्ष जो था वह शिव का उपासक था। उसने अपने शासनकाल में कन्नौज में बौद्ध सभा का आयोजन किया था। वह प्रत्येक चौथे वर्ष प्रयाग में धर्म सम्मेलन आयोजित करता था। इस सम्मेलन में वह अपना सब कुछ अनाथों, गरीबों और भिक्षुओं को दान कर देता था। ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध यात्री था। वह 630 ईस्वी में भारत यात्रा पर आया था। शिक्षा के प्रति उसका लगाव इतना था कि वह बहुत मुसीबतों को झेलते हुए मरुस्थलों एवं पहाड़ों को पार करते हुए भारत आया और नालंदा विहार में बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया। हर्ष के काल में नालंदा बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। हर्ष ने 100 गांव नालंदा के विहार को दान में दिए थे, जिसकी आय से उसका खर्च चलता था। ह्वेनसांग भारत में 5 वर्ष तक रहा और वापस अपने देश जाकर उसने अपनी यात्रा का विवरण लिखा। वह कहता है कि भारत में उस वक्त बौद्ध धर्म उतना लोकप्रिय नहीं था जितना कि वह समझता था। ह्वेनसांग ने छत्तीसगढ़ की भी यात्रा की थी। उसने दक्षिण कौशल के मुख्य शहर सिरपुर को
उस समय के बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र बताया था। तो इस समय जो थे भारत में 2 चीनी यात्री आए थे, है ना, और उन्होंने अपने अपने अनुभवों को लिखा था। तो आज यहाँ पर हम इस टॉपिक को समाप्त करते हैं। आगे की क्लास में हम लोग आगे के टॉपिक को विस्तारपूर्वक पढ़ेंगे।